हेलो गाइस, आई एम वेदांत। आज मैं टाइम पेट्रोल बॉर्न का सीजन 1 एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है एन एंशिएंट मैन क्रॉसेस द पैसिफिक। आज स्कूल की छुट्टी हुई होती है। यहाँ पे शायद बॉर्न को उसके टीचर से डांट पड़ी होती है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि अपना होमवर्क टाइम पे किया करो, अगर कमजोर लोग भी हार्ड वर्क करें तो उन्हें भी जरूर तरक्की मिलेगी, वगैरह वगैरह। बॉर्न उनकी बातों से मोटिवेट नहीं बल्कि सैड हो जाता है। अब वो मन ही मन बोलने लगता है कि लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब तो मैं हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी हूँ, मुझे तो टाइम पेट्रोल वाले भी नहीं इरेज कर सकते। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और ये बोलते बोलते वो एक छोटे पत्थर पर लात मार देता है और वो पत्थर एक गुस्सैल आदमी को लग जाता है। अब इस सीन पर ध्यान देना, बिकॉज ये इस एपिसोड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है एंडिंग के लिए। अब ये आदमी गुस्से में बॉर्न का पीछा करने लगता है। बॉर्न उससे माफी भी मांगता है, बट वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। भागते भागते बॉर्न एक गार्डन में जाके छुप जाता है और वो गुस्सैल आदमी उसका पीछा करते करते उससे आगे निकल जाता है। फिलहाल तो बॉर्न यहाँ पे उस आदमी से बच जाता है। बॉर्न की नजर बाजू वाले पेड़ में लगे एकेविया फ्रूट पे पड़ जाती है और वो उसे अनयूजुअल बोल के घर निकल जाता है। अब वो यहाँ पे अपना होमवर्क कर रहा होता है। उसके पास रीम का एक वॉइस कॉल आता है। रीम अपने घर से डायरेक्टली ही बॉर्न से कम्युनिकेट कर रही होती है। रीम कहती है कि अपने बेड पे चेक करो, एंड वहाँ पर बॉर्न के लिए एक टाइम सीवर रखा हुआ होता है। रीम बॉर्न से कहती है कि तुम्हें एक एसोसिएट एजेंट रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एंड तुम्हें तुम्हारा खुद का टाइम पेट्रोल गियर दे दिया गया है। बॉर्न बहुत ही खुश होता है और अपनी टाइम बोर्ड को बुलाता है। उसकी टाइम बोर्ड उसके घर की सीलिंग से नीचे आती है। बॉर्न उस बोर्ड पे अपनी होमवर्क बुक्स डालता है और कंप्रेस लर्निंग की मदद से वो अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। अब वो टाइम पेट्रोल सूट पहन लेता है और यहाँ पे वो एक बहुत ही बेवकूफों वाली हरकत करता है। वो सोचता है वो अपनी टाइम बोर्ड सभी लोगों को दिखाएगा, फिर फॉरगेटर की मदद से सबकी मेमोरी इरेज कर देगा। वो अपनी टाइम बोर्ड लेकर शहर में इधर उधर उड़ने लगता है। वो टाइम बोर्ड अपने दोस्तों को भी दिखाता है, लेकिन उसके दोस्त स्टिल उसे ये फालतू काम ना करके अपना होमवर्क कंप्लीट करने को बोलते हैं। अब गाइस, इस इंटरेक्शन के बाद उसके दोस्तों की मेमोरी तो इरेज हो जाती है। बॉर्न को रियलाइज हो ही जाता है कि टाइम पेट्रोल के बारे में लोगों को बताना फालतू है। वो कहता है कि ये लोग मेरी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे रीम और बुयोयोन आ जाते हैं। वो लोग काफी गुस्से में होते हैं। रीम बॉर्न से डांटते हुए बोलती है कि हेडक्वार्टर्स वाले तुम्हारी इस टाइम पेट्रोल बोर्ड को शहर में खुला घुमाने वाली हरकत से बहुत ही नाराज हैं। बॉर्न उनसे कहता है कि लेकिन मैंने तो सबकी मेमोरी इरेज कर दी थी। बट रीम कहती है भले ही तुम लोगों को भुला दो, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में तुम स्टिल रिकॉर्ड हो सकते हो और फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम बहुत ही लकी हो कि तुम आज बच गए, लेकिन इस हरकत से तुम्हारा प्रमोशन जरूर डिले हो जाएगा। अब उन्हें हेडक्वार्टर्स से फोन आता है। बॉर्न सोचता है कि कहीं फिर से वो लोग उसे हिस्ट्री से मिटा तो नहीं देंगे, बट यहाँ पर रीम बताती है कि उन्हें एक नया मिशन मिल गया है। अब वो लोग 800 BC में मिंदनाओ नाम की एक जगह पे आ जाते हैं। उन्हें यहाँ पे टोगे नाम के आदमी को बचाना होता है। वो बाढ़ में बह के मरने वाला होता है। अब उनकी नजर इस टोगे नाम के आदमी पे पड़ती है। वो इस बड़े से समुद्र में एक छोटी सी लकड़ी की नाव में सवार होता है। अब बॉर्न यहाँ पे कहता है इस सब सिचुएशन को मैं खुद ही हैंडल करूंगा, और वहाँ पे वो उसकी मदद करने निकल जाता है। अब यहाँ पे मौसम बहुत ही खराब हो चुका होता है और टोगे इस खराब मौसम की वजह से बस बहने ही वाला होता है कि बॉर्न अपने गैजेट्स का यूज करते हुए उस स्टॉर्म को थोड़ा फ्यूचर में भेज देता है। वो ये सब टाइम फील्ड की मदद से करता है। बॉर्न रीम से कहता है कि ये बंदा तो बड़ा केयरलेस है, कैसे ही अकेले नाव पे सवार होकर निकल गया है। बट रीम उससे कहती है ये सब नॉर्मल है, पहले के टाइम में लोग ओपन वाटर नेविगेशन का यूज करके इधर उधर जाया करते थे और तभी तो जापानी लोगों के इतने ज्यादा एंसेस्ट्रल रूट्स हैं। वो उससे बताती है कि ओशन करंट की मदद से ही इतने सारे जगह के लोग जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सब जापान में आया जाया करते थे। हालांकि लोग ग्रुप में ट्रैवल किया करते थे, ये बंदा थोड़ा अलग ही अकेले ही निकल पड़ा है। बॉर्न की नजरों में जो टोगे है ना, ये हीरो बन चुका होता है, क्योंकि वो एक हीरो की तरह अकेले ही समुद्र में ट्रैवल कर रहा होता है। वो लोग 3 दिन बाद के टाइम में जाते हैं टोगे की हालत देखने, और यहाँ पे टोगे की हालत सही नहीं होती है। टोगे ही बहुत भूखा होता है। बॉर्न चोरी छुपे उसकी मदद करता है। वो हेडक्वार्टर से मछलियां मंगवाता है और बुयोयोन के थ्रू टोगे को डिलीवर करवा देता है। अब वो लोग फिर से कुछ समय बाद आगे जाते हैं और यहाँ पे टोगे फिर से एक मुसीबत में फंस जाता है। वो प्यास की वजह से बीमार हो जाता है। बॉर्न आर्टिफिशियल रेन की मदद से बारिश करवा देता है और टोगे यहाँ फिर बच जाता है। अब यहाँ पे आगे टोगे की जो बोट होती है वो आइलैंड से दूर की तरफ बह रही होती है और उन्हें उससे आइलैंड की तरफ ही भेजना होता है। तो अब वो लोग फिर से उसकी मदद करते हैं। अब वो लोग फिर से अपना गैजेट्स यूज करते हैं और टोगे को एक आइलैंड दिखाने लगते हैं। इसकी वजह से टोगे को दिशा का अंदाजा हो जाता है। वो अपनी बोट को उस दिशा में ले जाने लगता है। थकान की वजह से टोगे बोट को फिर से उस डायरेक्शन में नहीं घुमा पाता और वो किसी दूसरी डायरेक्शन में बहने लगता है। बॉर्न उसकी मदद करना चाहता है और यहाँ पे वो फिर से एक रूल तोड़ता है। बॉर्न अपनी टाइम पेट्रोल व्हीकल को टोगे की बोट से बांध के उसे आइलैंड तक ड्रॉप कर देता है। टोगे आइलैंड पर पहुंच के बहुत ही खुश होता है। रीम बॉर्न से कहती है कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम रेस्क्यू टारगेट के ऊपर फिजिकल फोर्स का यूज नहीं कर सकते हो। अब वो लोग श्योर नहीं होते कि टोगे इस आइलैंड पर सर्वाइव कर पाएगा, तो वो लोग कुछ देर और उसके ऊपर नजर रखते हैं। टोगे यहाँ पे शिकार वगैरह करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो फेल हो जाता है। बॉर्न ये सब देख के दुखी हो जाता है और वो टोगे की मदद करने के लिए हेडक्वार्टर्स से उसके लिए खाना मंगवाता है। हेडक्वार्टर्स वाले इस बार उसकी बात नहीं सुनते, बिकॉज इस दुनिया से उसका इंटरफेरेंस कुछ ज्यादा ही बढ़
पड़ चुका होता है। अब उसको पास में एक एकेबिया फ्रूट मिलता है। वो सोचता है एकेबिया फ्रूट जो है वो टोगे को जाके देगा, बट रीम उसे ऐसा ना करने को बोलती है। रीम उसे समझाती है कि हमारा मिशन सिर्फ उसे स्टॉर्म से बचाना था। हम टाइम पेट्रोल वाले बस एक ही स्पेसिफिक पॉइंट पर लोगों की जान बचा सकते हैं, हम कोई उनकी जिंदगी पर हेल्प नहीं कर सकते। अब टोगे यहाँ पे शिकार पे निकल जाता है और बॉन और रीम भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे निकल जाते हैं। पीछा करते करते उन्हें यहाँ पे एक चावल के खेत नजर आते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि आसपास लोग भी रहते हैं। अब उन्हें यहाँ पे उस गांव के बच्चे भी नजर आते हैं। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग टोगे को इस जगह को ढूंढने में उसकी हेल्प करेंगे। टोगे की नजर बोयोयोन पर पड़ जाती है और वो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ जंगल में वो तीनों गाँव वाले बच्चे भी होते हैं और उनके पीछे एक जंगली पिग पड़ जाता है। भागते भागते बोयोयोन और टोगे उस पिग और उन बच्चों के सामने आ जाते हैं। टोगे यहाँ पे उस पिग से लड़ता है और लड़ते लड़ते वो घायल भी हो जाता है, बट वो एट लास्ट उस पिग को मार ही देता है। ये सब देखकर गांव वाले बच्चे इस इंसिडेंट को अपने गांव के लोगों को बताते हैं। गांव वाले टोगे को देखने आते हैं। टोगे पिग को पकाकर खा रहा होता है। टोगे और गांव वालों में इशारों इशारों में बात होती है और वो लोग टोगे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बॉन और रीम भी यहाँ पे खुश हो चुके होते हैं और अब वो लोग वापस जा रहे होते हैं। चलते चलते बॉन की नजर पेड़ पे लगे एकेबिया प्लांट पर पड़ती है। वो उसे खा लेता है। रीम ये देखकर उस पर गुस्सा करती है और उसे टाइम नेविगेशन लॉ चैप्टर 2 आर्टिकल 16 के बारे में याद दिलाती है। इस रूल के अकॉर्डिंग पास्ट के समय में नेचर को आप तभी छू सकते हो अगर उसका इन्फ्लुएंस फ्यूचर पे ना पड़े। बॉन कहता है कि मैंने एक ही एकेबिया फ्रूट तो खाया है, इससे क्या ही हो जाएगा। रीम कहती है अगर एक भी चीज पास्ट में बदल दो तो फ्यूचर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। रीम बॉन को इस सिचुएशन के बारे में समझाने के लिए उसे उसी टाइम में ले आती है जब बॉन ने पत्थर पर लात मारी होती है, जिसकी वजह से एक आदमी उस पर भड़क जाता है। रीम उसे अब फाइनली बता ही देती है कि क्यों वो हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से उसे इरेज ना करने का डिसीजन लिया गया था। जब ये आदमी तुम्हारे पीछे पड़ गया था और तुम उससे बचने के लिए छुप गए थे, तब वो एक कुएं के पास पहुंचा और उसे उस कुएं में एक लड़का गिरा हुआ मिला। अगर ज्यादा देर वो उस कुएं में रहता तो बच ना पाता। बॉन कहता अच्छा मेरी वजह से बच गया। रीम कहती है अभी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई है। ये लड़का बड़े होकर मेडिसिन की पढ़ाई करता है और एक इंट्रैक्टेबल डिजीज का क्योर बना लेता है। इस क्योर की मदद से एक पॉलिटिशियन की जान बच जाती है और फ्यूचर में वही पॉलिटिशियन वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोक लेता है। इस वर्ल्ड वॉर 3 से पूरी ह्यूमन रेस का सफाया भी हो सकता था। ये सब एक पत्थर की वजह से रुक गया। थैंक्स टू यू बॉन। अब बॉन को समझ में आ जाता है कि क्यों वो हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। रीम बोलती है तुमने एकेबिया खाया था, जब तुम वापस अपनी वर्ल्ड में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें कुछ चेंजेस मिलेंगे। बॉन कहता है कि मुझे ये सब बोलकर डराओ मत प्लीज। बॉन जब वापस उसी गार्डन में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ से सारे एकेबिया के ट्रीज गायब हो चुके हैं। बॉन रात में अपने घर पर होता है और वो कह रहा होता है कि बस एकेबिया के ट्रीज ही गायब हुए हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। उसकी मम्मी उसे आवाज देके कहती है बेटा नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक्सोटिक फ्रूट्स दिए हैं। बॉन कहता है अच्छा ऐसा क्या। फिर वो नीचे चला जाता है। बॉन कहता है अरे ये क्या, और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो फ्रूट था ना एकेबिया का, ये शायद अब एक विदेशी फ्रूट बन चुका है। चलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।